दोस्तों, अगर आप एक नया मिररलेस कैमरा खरीदने जा रहे हैं तो आप ये 5 चीज़ें ज़रूर टेस्ट कर लीजिए या इन 5 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए अपनी हार्ड अर्न मनी को उस कैमरा में इन्वेस्ट करने से पहले। बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स नया कैमरा खरीदने से पहले काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि कैमरा खरीदने से पहले किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना और कौन सी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सो आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, तो इसे एंड तक आप ज़रूर देखिए। अब सबसे पहले आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है दोस्तों सेंसर का साइज़। अब सेंसर का साइज़ जो है वो काफ़ी मैटर करता है, चाहे फोटोग्राफी कर रहे हो या वीडियोग्राफी कर रहे हो। अब सेंसर कैमरा का वो हिस्सा होता है जो कि लाइट को कैप्चर करता है। तो अगर आपका सेंसर बड़ा है तो वहाँ पर थोड़ी डिटेलिंग आपको ज़्यादा मिलेगी, और जो सेंसर का साइज़ है वो आपकी इमेज क्वालिटी पे काफ़ी असर डालता है। सो अगर आप स्पेशली आप जब लो लाइट में शूट करते हैं तो अगर आपका सेंसर का साइज़ बड़ा है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग मिलेगी इवन लो लाइट के अंदर। या अगर आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है, बोके वगैरह निकालना है, तो आप यहाँ पर जो है बड़े सेंसर वाले कैमरास जो हैं वो थोड़ा अच्छा सा परफॉर्म करते हैं। तो सेंसर का जो साइज़ है ओवरऑल काफ़ी असर डालता है, चाहे वो आपकी इमेज क्वालिटी हो, चाहे लो लाइट फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी हो, या फिर कुछ अदर फैक्टर्स डायनामिक रेंज वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो है सेंसर का साइज़ आप ज़रूर टेस्ट कर लें। अब मूलतः सेंसर बेसिकली सेंसर दो तरह के होते हैं ज़्यादातर, या तो आपको मिलता है एक फुल फ्रेम सेंसर वाला कैमरा, या आपको मिल जाएगा एक APS-C सेंसर या क्रॉप सेंसर वाला मिररलेस कैमरा। तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं जो फुल फ्रेम वाला सेंसर कैमरा है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं इन टर्म्स ऑफ इमेज क्वालिटी वो बड़े सेंसर में आपको ज़्यादा मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो छोटे साइज़ के सेंसर्स होते हैं उसकी तुलना में। लेकिन अगर हम बात करें APS-C सेंसर की, तो APS-C सेंसर वाले कैमरा जो होते हैं उनका सेंसर का साइज़ थोड़ा छोटा ज़रूर होता है, लेकिन इमेज क्वालिटी और बजट जो है आप करेंगे पैसे का उसमें काफ़ी अच्छा बैलेंस होता है। तो अगर आप अभी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो है शुरू के अंदर APS-C सेंसर वाले कैमरास को लें, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ आपको इमेज क्वालिटी भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी मिल जाती है और पैसे भी जो है आपके काफ़ी कम खर्च होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड बजट के अंदर आपको अच्छी इमेज क्वालिटी और अच्छा कैमरा मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास में बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो है बेस्ट क्वालिटी चाहिए, आपको लो लाइट की परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, आपको बैकग्राउंड वगैरह को ब्लर करना है, बोके आपको काफ़ी अचीव करना है, तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फुल फ्रेम वाले सेंसर कैमरा पे जाएं। अब जो दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों वो है लेंस की कॉम्पेटिबिलिटी और लेंस की अवेलेबिलिटी, यानी कि कितने सारे लेंसेज उस पर्टिकुलर मॉडल के साथ में जो है अवेलेबल हैं और कितने सारे लेंसेज जो हैं उस पर्टिकुलर मॉडल के साथ में कॉम्पेटेबल हैं। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे हर मिररलेस कैमरा का जो है अपना एक अलग ही लेंस माउंट होता है। सोनी में जाएंगे तो वहाँ E माउंट मिल जाएगा आपको, निकॉन में जाएंगे तो वहाँ पे Z माउंट मिल जाता है, कैनन में आपको RF माउंट मिल जाता है। इस तरह से हर ब्रांड के अपने अलग अलग लेंस माउंट होते हैं। बट यहाँ पर जो समस्या आती है वो आती है अगेन कि कितने सारे लेंसेज के ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है तो आप देखिए कि जो कैमरा आप पसंद कर रहे हैं उसके साथ में कितने सारे पोर्ट्रेट लेंस अवेलेबल हैं और किस प्राइस के ऊपर अवेलेबल हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दोस्तों आपको कैमरा तो है वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है, लेकिन जो लेंसेज है उसकी कॉस्ट इतनी हाई होती है कि वो पूरा बजट जो है वो आपका बिगाड़ देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों अगर आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है तो आपको एक वाइड एंगल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर देखिए कि आपके उस पर्टिकुलर मॉडल के साथ में कितने वाइड एंगल लेंसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं और किस प्राइस पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन देखना है कि आपकी जो पूरी किट है वो कैमरा बॉडी और लेंस के साथ में कितने पैसे की जो है बन रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों वो बहुत ही मैटर करती हैं, और आप अपने सारे बजट को यानी कि पूरी तरह से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, देख लीजिए कि लेंस की कीमतें क्या हैं, कितने ऑप्शंस हैं और कैमरा की बॉडी कितने में मिल रही है। दोनों की प्राइस कैलकुलेट करें, अपने बजट को पहले सुनिश्चित करें कि आप अपना पैसा फालतू में ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रहे हैं, और अगर खर्च कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली वैल्यू क्या मिल रही है इन टर्म्स ऑफ कैमरा बॉडी एंड लेंसेज। तो यहाँ पर लेंसेज के ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जो तीसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है उसका ऑटो फोकस सिस्टम, यानी कि जो भी मिररलेस आप कैमरा खरीद रहे हैं उसका ऑटो फोकस सिस्टम आप ज़रूर टेस्ट कर लीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली चाहे आप फोटोग्राफी कर रहे हो, वीडियोग्राफी कर रहे हो, और स्पेशली जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, किड्स को शूट कर रहे हैं, या आप काफ़ी सारे एक्शन फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो है आज एक अच्छा ऑटो फोकस है वो आपकी फ़ोटोज़ को टेक्स्ट शार्प देता है और
जो क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, जैसे कि अगर आप एनिमल्स को शूट कर रहे हैं, आप व्हीकल्स को शूट कर रहे हैं, आप बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपके फोकस की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी सटीक होती है। काफ़ी टैच शार्प इमेजेस जो हैं, अगर आपके कैमरा में अच्छा ऑटो फोकस सिस्टम है तो आपको इमेजेस मिलेंगी। वहीं पे अगर ऑटो फोकस सिस्टम आपका अच्छा नहीं है तो कितना भी आपने अच्छा लेंस लगाया हो, वो परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा गड़बड़ा ही जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो है इसको कैसे हमें पता करना है, तो आप काफ़ी सारे रिव्यूज़ दे सकते हैं जहाँ पर लोगों ने उस पर्टिकुलर कैमरा मॉडल की ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करके दिखाया है। दूसरा ऑप्शन ये कि आप किसी भी कैमरा स्टोर में जाइए, वहाँ पर जो है खुद जाके उसकी ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करके देखिए। उससे आपको पता चलेगा कि उसका ऑटो फोकस कितना फास्ट है, कितना एक्यूरेट है। अगर फास्ट और एक्यूरेट है, दैट मीन्स कि वो कैमरा आपको काफ़ी अच्छे से साथ देने वाला है, इवन लो लाइट सिचुएशन के अंदर, या फिर जहाँ पर फोकस काफ़ी क्रिटिकल होता है, हर तरह की सिचुएशन में। अब आजकल आप देखोगे मिररलेस कैमरास के अंदर जो है आई डिटेक्शन मिल जाता है, आपको यह सब्जेक्ट ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि एनिमल्स को, जैसे मैंने बताया, व्हीकल्स को, ट्रेन्स को वगैरह वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ट्रैक करते हैं और काफ़ी अच्छे से फोकस करते हैं, जिससे आपका जो भी सब्जेक्ट है वो टैच शार्प फोकस के साथ में नज़र आए। तो फोकस ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज़ हैं, उसे टेस्ट करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब जो चौथी चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों बैटरी लाइफ। अब देखिए मिररलेस कैमरा के अंदर बैटरी लाइफ भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप मिररलेस कैमरा यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का लगातार इस्तेमाल होता है, सेंसर का लगातार इस्तेमाल होता है, जिससे एक मिररलेस कैमरा की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी से जो है ख़त्म हो जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग मॉडल की जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो अलग अलग तरह की होती है। कुछ कैमरास मिररलेस कैमरास होते हैं वो सिर्फ 300 से 400 शॉट्स ही खींच पाते हैं और बैटरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ मिररलेस कैमरास ऐसे होते हैं जहाँ पर उनकी जो बैटरी लाइफ है वो करीब 500, 600, 700 तक के शॉट्स आपको आसानी से दे देती है। तो अगर आप ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, आप लंबे लंबे वीडियो शूट करते हैं, पॉडकास्ट वगैरह शूट करते हैं, या फिर अगर आप जो है वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं जहां आपको काफ़ी देर तक काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे बैटरी की लाइफ की जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप जब भी कैमरा ख़रीदें तो आप पहले उसकी बैटरी लाइफ ज़रूर चेक करें कि उसकी बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी है। अब कई बार क्या होता है कि कैमरा बहुत अच्छा है बट उसकी बैटरी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आप ये कैलकुलेट करें कि आपको कितनी एक्स्ट्रा बैटरीज खरीदनी पड़ेंगी और उनकी कीमत क्या है, तो उसे भी कैलकुलेट करें अपने बजट के साथ में। कई बार लोग कैमरा तो खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि यार कैमरा भी ले लिया और बैटरी में मेरा इतना खर्चा हो रहा है, और कई बार जो है गलत कैमरा ले लेते हैं लेकिन बैटरी लाइफ अच्छी होती है तो भी कॉम्बिनेशन थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर आप बैटरी लाइफ को कैलकुलेट कर लीजिएगा कितनी है। कैमरा मॉडल अच्छा है, बैटरी लाइफ ख़राब है, तो आप फिर एक्स्ट्रा बैटरीज का एक अलग से बजट लेके चलिए, वो आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना ही पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिर में आपको ध्यान रखना है वो है उसकी वीडियो कैपेबिलिटीज़। यानी कि आजकल काफ़ी सारे लोग जो मिररलेस कैमरा लेते हैं वो ज़्यादातर इसलिए लेते हैं क्योंकि वो बहुत सारा वीडियो कंटेंट शूट करते हैं, वेडिंग फिल्म्स बनाते हैं, म्यूज़िक एल्बम शूट करते हैं, या काफ़ी सारा व्लॉगिंग जैसा कंटेंट बनाते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि भाई मैं मिररलेस कैमरा ही लूँगा। लेकिन यहाँ पर आपको उसकी वीडियो कैपेबिलिटीज़ को भी देखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें आपको क्या रिजोल्यूशन मिल रहा है, क्या उसमें आप 4K पे शूट कर पा रहे हैं, 6K पे या 8K पे, या फिर जो है सिर्फ उसमें HD तक का ही ऑप्शन है। मैं आपको सलाह दूंगा कि मिनिमम जो है 4K वाला कैमरा आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि 4K आजकल एक स्टैंडर्ड हो गया है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि उसमें आपको कितनी फ्रेम रेट मिल रही है। सो अगर आप बहुत क्रिएटिव वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे आपको स्लो मोशन जैसे शॉट्स दिखाने हैं, ब्यूटीफुल आपको म्यूज़िक एल्बम शूट करने हैं, और स्लो मोशन जो है जहाँ पे आपको हायर फ्रेम रेट्स चाहिए, वो आप ज़रूर चेक करिए। तो अगर उस कैमरे में आपको 60 FPS 120 FPS मिल रहा है तो वो कैमरा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे आप जो है बहुत ही क्रिएटिव तरह की वीडियोग्राफी आसानी से कर पाएंगे, और आपको इमेज को, आपकी जो वीडियो क्वालिटी है, उसकी जो फुटेज है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे नज़र आएगी। सो 60 FPS तो मिनिमम होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट उतना नहीं है, फ़िलहाल आपके पास में पैसे कम हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तीसरी चीज़ जो है उस पर आपने ध्यान रखना है वो है इमेज स्टेबलाइजेशन। तो उसका जो IBIS यानी कि इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई बार जो है बहुत सारे क्रिएटर जो हैं वो व्लॉगिंग करते हैं, हैंड हेल्ड ही पकड़ के कैमरा शूट करते हैं, तो अगर उसमें अच्छा IBIS होगा तो फुटेज जो है वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी जो है फ्लॉलेस नज़र आएगी।
और कई बार जो है अगर हम किसी भी तरह का वीडियो कंटेंट बना रहे हैं जहाँ पे हर जगह पे गिम्बल लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है, हैंड हेल्ड ही हमें शूट करना पड़ता है, तो अगर उस कैमरा के अंदर अच्छा इमेज स्टेबलाइजेशन है तो वहाँ पर आपको जो फुटेज है वो बहुत ही जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ही सटल मिलेगी और जो जिसमें जहाँ पर बहुत ही स्मूथ मिलेगी और जो है उसमें जो शेक्स हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो कई कैमराज जो है स्पेशली मैं बोलूँगा यहाँ पे लूमिक्स के कैमराज अच्छे आते हैं, उनका इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है। सोनी के कुछ कैमराज में काफ़ी अच्छा है, कैनन के कुछ कैमरास के अंदर जो है इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बट यहाँ पे आपको फिगर आउट करना है कि किस कैमरा बॉडी के अंदर किस तरह का आपको जो है इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। तो ये जो है बेसिकली 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इन पाँचों पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आप एक ना केवल एक अच्छा कैमरा खरीदने में कामयाब होंगे बल्कि उसके साथ एक अच्छे सही लेंसेज खरीद पाएंगे और आपकी जो ओवरऑल किट है वो आपको एक अच्छे बजट में मिल जाएगी। सो उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, काफ़ी हेल्प मिली होगी, स्पेशली बिगनर फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स को। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मेरे चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।